चलिए स्टार्ट कर रहा हूँ मैं ऑडियो नंबर 3 ऑफ द चैप्टर नंबर 3 रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। तो ज़्यादा कुछ बच नहीं रहा है। मैं हूँ पेज नंबर 52 पे, टेस्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। तो यहाँ पे हम लोग इंटरनल कंट्रोल्स को टेस्ट करते हैं। ध्यान रखिए, 2 सेक्शंस हैं, 2 स्टैंडर्ड्स हैं, 315 330। 315 में हम अंडरस्टैंडिंग लेते हैं इंटरनल कंट्रोल की, 330 में हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल करते हैं। 2 स्टैंडर्ड है, 315 में हम इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, 330 है जिसमें हम कंट्रोल की टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्यों करते हैं? ताकि हमें मालूम चले कि जो कंट्रोल का डिज़ाइनिंग हुई है वो इफेक्टिव वे में हुई है कि नहीं हुई है, और कंट्रोल ऑपरेट कैसे करता है। दो चीज़ हम लोग, दो ऑब्जेक्टिव है मेरा टेस्ट ऑफ कंट्रोल करने का, कि जो डिज़ाइनिंग हुई है इंटरनल कंट्रोल की वो ठीक से हुई है कि नहीं, और इंटरनल कंट्रोल का ऑपरेशन कैसा है। ठीक है, तो यही 2 ऑब्जेक्टिव है, पढ़ लीजिएगा इसको। बाकी मैं शुरू कर रहा हूँ। व्हाट इज़ एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, पेज नंबर 54, नया टॉपिक है, टॉपिक नंबर 8, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। तो ध्यान रखिए, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे डिसीजन, ऑपरेशन, प्रोसेसेस और अकाउंटिंग आपका कंप्यूटर सिस्टम करता है। जहाँ पे डिसीजन, ऑपरेशन, प्रोसेसेस और अकाउंटिंग कंप्यूटर सिस्टम करता है, ऐसे एनवायरनमेंट को ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट बोलते हैं। क्लास में मैंने एग्जाम्पल दिया था IRCTC, बैंक्स, ई कॉमर्स। तो ये एग्जाम्पल आप ध्यान रखिएगा। आप फ्लिपकार्ट की एग्जाम्पल ले लो, सब कुछ ऑटोमेटेड है, प्रोसेस, ऑपरेशन, अकाउंटिंग, डिसीजन, सब कुछ ऑटोमेटेड है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है की फीचर्स ऑफ एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। अगर मेरा एनवायरनमेंट ऑटोमेटेड है तो उसका क्या फ़ायदा होगा, उसके क्या फीचर्स हैं। तो फास्टर बिजनेस ऑपरेशंस, एक्यूरेसी इन डेटा प्रोसेसिंग, एबिलिटी टू प्रोसेस लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ ट्रांजेक्शंस, बेटर सिक्योरिटी, लेस prone टू ह्यूमन एरर्स, प्रोवाइड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एंड कनेक्टिविटी एंड नेटवर्किंग। ठीक है, तो ये फीचर्स हैं आपके ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के। नेक्स्ट टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी बैंक की ऑडिट करने जाता है, या ई कॉमर्स की ऑडिट करता है, या फिर IRCTC की ऑडिट करता है, तो उससे पहले वो उस ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग लेता है। जब भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट की ऑडिट करने जाता है, या किसी ऐसे एंटिटी की ऑडिट करने जाता है जिसका एनवायरनमेंट ऑटोमेटेड है, तो पहले तो उस ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग लेता है। क्या क्या अंडरस्टैंडिंग लेगा? इंफॉर्मेशन सिस्टम कौन सा यूज़ हो रहा है, उसका पर्पस क्या है, लोकेशन क्या है, लोकल है, ग्लोबल है, आर्किटेक्चर कैसा है, वर्जन कौन सा है, इन हाउस है कि पैकेज है। इन हाउस मतलब खुद से बनाया हुआ है, कि पैकेज मतलब बाहर से खरीदा हुआ है, उसमें आउटसोर्स एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं, और की पर्सन्स कौन कौन से हैं। तो ये अंडरस्टैंडिंग लेगा। फिर से इंफॉर्मेशन सिस्टम कौन सा यूज़ हो रहा है, उसका पर्पस क्या है, लोकेशन क्या है, आर्किटेक्चर कौन सा है, वर्जन कौन सा है, इन हाउस है कि पैकेज है, आउटसोर्स एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं, और की पर्सन्स कौन कौन से हैं। तो ये सब बातों की अंडरस्टैंडिंग एक ऑडिटर लेगा। अब एक IT सिस्टम से क्या क्या रिस्क अराइज होती है। तो इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग ऑफ डेटा हो सकता है, अनऑथराइज एक्सेस हो सकता है, डायरेक्ट डेटा चेंज, एक्सेसिव एक्सेस, लैक ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, अनऑथराइज चेंजेस टू सिस्टम्स, फेलियर टू मेक नेसेसरी चेंजेस और लॉस ऑफ डेटा। बेसिक है, आप समझ सकते हो इसमें मैं क्या इसमें समझाऊँ, इसको समझ सकते हो आप। तो इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, अनऑथराइज एक्सेस टू डेटा, डायरेक्ट डेटा चेंज, एक्सेसिव एक्सेस, लैक ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, अनऑथराइज चेंजेस, फेलियर टू मेक नेसेसरी चेंजेस एंड लॉस ऑफ डेटा। अच्छा, इम्पैक्ट ऑफ IT रिलेटेड रिस्क। अब अगर IT में रिस्क है तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, तो सुनिएगा। अगर आपका IT रिस्क है तो उसका 3 चीज़ों पे इम्पैक्ट पड़ेगा। सबसे पहला, अगर आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में रिस्क है तो सबसे पहली बात, ऑडिटर डेटा पे रिलाई नहीं करेगा, इंफॉर्मेशन पे रिलाई नहीं करेगा। ठीक है, रिलाई नहीं करेगा, दैट मीन्स वो अपनी एक्सटेंट ऑफ चेकिंग बढ़ा देगा। देखो मैंने क्या बोला, अगर IT में रिस्क है, IT में रिस्क क्या हो सकता है, लॉस ऑफ डेटा, या फिर डायरेक्ट डेटा चेंज, या फिर एक्सेसिव एक्सेस टू डेटा, ये सब सारी चीज़ें हैं, या डेटा मैनिपुलेटेड हो सकता है, कुछ भी है अगर, तो एक ऑडिटर उस पर रिलाई नहीं करेगा। ऑडिटर उसको थॉरली चेक करेगा, मतलब उसकी एक्सटेंट ऑफ चेकिंग बढ़ जाएगी। तो पहला पॉइंट यही बोल रहा है कि सब्सटैंटिव चेकिंग हमारी बढ़ जाएगी। दूसरा,
अगर आईटी पे रिस्क है तो हम कंट्रोल्स पे भी रिलाई नहीं करेंगे, चाहे कैसा भी कंट्रोल्स हो, ऑटोमेटेड हो या मैनुअल कंट्रोल्स हो, हम रिलाई नहीं करेंगे। और हमारी रिपोर्टिंग में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हम मॉडिफाई कर देंगे रिपोर्ट को। देखिए 3 बातें हैं। अगर आईटी में रिस्क है, मेरी बात सुनिएगा, अगर आईटी में रिस्क है तो 3 क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे। सबसे पहला, हमारी एक्सटेंट ऑफ चेकिंग बढ़ जाएगी। दूसरा, हम कंट्रोल्स पर रिलाई नहीं कर पाएंगे। और तीसरा, हम अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई कर देंगे। टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स, तो 3 तरीके के कंट्रोल्स होते हैं: जनरल आईटी कंट्रोल्स, एप्लीकेशंस कंट्रोल्स और आईटी डिपेंडेंट मैनुअल कंट्रोल्स। जनरल आईटी कंट्रोल्स, एप्लीकेशन कंट्रोल्स और आईटी डिपेंडेंट मैनुअल कंट्रोल्स। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरे फ़ोन का जो फ़ोन लॉक है वो है जनरल कंट्रोल। मेरे फ़ोन का जो फ़ोन लॉक है, जिसके बिना मेरा फ़ोन ओपन नहीं हो सकता, वो है जनरल कंट्रोल। मेरे व्हाट्सएप पे, मेरे टेलीग्राम पे, मेरे ट्विटर अकाउंट पे जो कंट्रोल है उसको बोलते हैं एप्लीकेशन कंट्रोल। होता है ना, व्हाट्सएप पे भी हम लोग लॉक लगा देते हैं, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे लॉक लगा देते हैं, वो एप्लीकेशन कंट्रोल है। तो जनरल आईटी कंट्रोल क्या है, जो मेरा फ़ोन लॉक है वो जनरल आईटी कंट्रोल है, वो सारे ऐप्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। एप्लीकेशन कंट्रोल, जो मैंने एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लगाया हुआ है, एक्स्ट्रा कंट्रोल लगाया हुआ है कि हो सकता है कोई मेरा फ़ोन एक्सेस कर ले बट वो उस एप्लीकेशन को एक्सेस ना करे। तो ये होते हैं एप्लीकेशन कंट्रोल्स। बट ये तो जनरल बातें हैं, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये चीज़ नहीं लिखना है। तो ध्यान रखिए, जनरल आईटी कंट्रोल्स क्या होते हैं। जनरल आईटी कंट्रोल्स आर दी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स दैट रिलेट टू मैनी एप्लीकेशंस। यही मैंने बोला ना कि ये पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हैं जो बाकी सारे एप्लीकेशंस को रिलेट करते हैं एंड सपोर्ट द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ एप्लीकेशन कंट्रोल। सही बात है। अगर मेरा फ़ोन लॉक, मतलब जो मेरा फ़ोन लॉक है वो सेफ है, अगर मतलब जो मैंने फ़ोन लॉक लगा के रखा है वो बहुत स्ट्रांग है, तो मतलब मेरा बाकी एप्लीकेशन भी प्रोटेक्टेड है। बट मेरा फ़ोन लॉक ही बेकार है, मतलब बहुत होता ना, उसका पासवर्ड बहुत इजी है एस्टिमेट कर पाना, तो मतलब मेरा बाकी एप्लीकेशन कंट्रोल भी रिस्क पे है कि कोई एप्लीकेशन कंट्रोल को भी ओपन कर सकता है, तोड़ सकता है। तो अगर आपका फ़ोन लॉक स्ट्रांग है तो मतलब वो बाकी एप्लीकेशन कंट्रोल्स को भी सपोर्ट करेगा। यही बात है इसमें। अब जनरल आईटी कंट्रोल्स में बेसिकली 4 चीज़ों पे कंट्रोल्स लगाए जाते हैं, मतलब 4 बेसिक पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस है। तो जनरल आईटी कंट्रोल्स इंक्लूड कंट्रोल्स ओवर द फॉलोइंग। 4 चीज़ें हैं: डेटा सेंटर, प्रोग्राम चेंज, एक्सेस सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिस्टम एक्विजिशन, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस। देखो मैंने क्या बात बोला, जनरल आईटी कंट्रोल्स किन 4 चीज़ों पे कंट्रोल लगाता है। पहला डेटा सेंटर, दूसरा प्रोग्राम चेंज, तीसरा एक्सेस सिक्योरिटी, चौथा एप्लीकेशन सिस्टम एक्विजिशन, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। तो ये चारों चीज़ आप पढ़ लीजिएगा: डेटा सेंटर, प्रोग्राम चेंज, एक्सेस सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिस्टम एक्विजिशन, डेवलपमेंट। अब एप्लीकेशन कंट्रोल्स क्या होते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे मेरा व्हाट्सएप पे जो लॉक लगा है, ट्विटर पे लॉक लगा है, उसको बोलते हैं एप्लीकेशन कंट्रोल। तो एप्लीकेशन कंट्रोल ऑपरेट होते हैं एट अ बिजनेस प्रोसेस लेवल। इस पर कुछ एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, जैसे कि एडिट चेक्स, सीक्वेंस नंबर चेक्स, यूज़र लिमिट चेक्स, रीजनेबलनेस चेक्स और मैंडेटरी डेटा फील्ड्स। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आईटी डिपेंडेंट मैनुअल कंट्रोल्स। देखिए पहले इसके नाम को समझिए, आईटी डिपेंडेंट मैनुअल कंट्रोल। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहली बात, आपको आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपको कुछ डेटा दे रहा है, कुछ आपको अलर्ट कर रहा है। वो जो भी आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है उस पर फिर आप मैनुअल कंट्रोल लगा रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपके कंप्यूटर सिस्टम ने आपको इंफॉर्मेशन दी कि ये डेटर है, बहुत पुराना डेटर हो गया है, उससे पैसा नहीं मिल रहा है। ये डेटा मुझे इंफॉर्मेशन ने दिया, मतलब सिस्टम ने दिया। अब उसकी रिकवरी तो हमको मैनुअली करनी पड़ेगी ना, हमें उनको कॉल करना पड़ेगा या हम पर्सनली विजिट करेंगे उनके ऑफिस में। तो आईटी डिपेंडेंट मैनुअल कंट्रोल क्या होता है कि पहले हमें आईटी सिस्टम हमें इंफॉर्मेशन देता है और उस इंफॉर्मेशन पे हम क्या करते हैं, उस इंफॉर्मेशन पे हम मैनुअली कंट्रोल लगाते हैं या मैनुअल एक्शन लेते हैं।
अब कुछ टेस्टिंग मेथड्स हैं तो वो ध्यान रखिएगा, पढ़ लीजिएगा। पेज नंबर 60 पे आइए। पेज नंबर 60 पे आइए, 9.1, टॉपिक नंबर 9.1। पेज नंबर 60, टॉपिक नंबर 9.1। ये बोल रहा है कि कब कब मैनुअल कंट्रोल्स ज़्यादा सुटेबल होते हैं, कब कब मैनुअल कंट्रोल्स ज़्यादा सुटेबल होते हैं। तो ये 4 केसेस हैं। अगर आपका नॉन रिकरिंग ट्रांजैक्शंस हैं तो ऐसे केस में मैनुअल कंट्रोल ज़्यादा सही होंगे। दूसरा, सर्कमस्टांसेस वेयर एरर्स आर डिफिकल्ट टू डिफाइन। देखो, जब आप एरर्स को डिफाइन कर सकते हो तभी आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, तभी आप सिस्टम को, होता ना, उसी हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन आप सेट कर सकते हो। बट एरर्स डिफाइंड है ही नहीं, एरर्स को आप डिफाइन कर ही नहीं सकते हो, तो ऐसे केस में फिर आपको मैनुअली एक्शन लेना पड़ेगा। तीसरा, अगर चेंजिंग सर्कमस्टांसेस है, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है सिस्टम आपका, इन्वायरमेंट आपका बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। और लास्ट में, ऑटोमेटेड कंट्रोल ढंग से ऑपरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके लिए तो आपको मैनुअली चेकिंग करनी पड़ेगी। 4 बातें हैं, ये 4 केसेस हैं जब आप मैनुअल कंट्रोल्स लगाते हो। पहला, नॉन रिकरिंग ट्रांजैक्शंस है। दूसरा, एरर्स को डिफाइन कर पाना, एंटिसिपेट कर पाना डिफिकल्ट है आपके लिए। तीसरा, बहुत चेंजेस सर्कमस्टांसेस हैं। और चौथा, आप जब ऑटोमेटेड कंट्रोल्स की इफेक्टिवनेस को चेक करना चाह रहे हो। नीचे 2 पॉइंट और लिखा हुआ है कि मैनुअल कंट्रोल्स में भी लेस सुटेबल फॉर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि इन दोनों केसेस में मैनुअल कंट्रोल्स लेस सुटेबल होंगे, ऑटोमेटेड कंट्रोल्स ज़्यादा सुटेबल होंगे। पहला पॉइंट है रिकरिंग ट्रांजैक्शंस है, सही बात है, रिकरिंग ट्रांजैक्शंस है। और ऐसे एक्टिविटीज़ जहाँ पे कंट्रोल्स को हम डिज़ाइन कर सकते हैं, ऑटोमेट कर सकते हैं। 2 पॉइंट है, इन दोनों सर्कमस्टांसेस में आप मैनुअल कंट्रोल्स ना लगाएं, आप ऑटोमेटेड कंट्रोल्स लगाएं तो आपको रिजल्ट मिलेंगे। वो 2 केसेस क्या क्या हैं, वो 2 सर्कमस्टांसेस क्या क्या हैं? पहला, रिकरिंग ट्रांजैक्शंस हैं, और दूसरा, कंट्रोल्स आप ऑटोमेटिकली डिज़ाइन कर सकते हो, आप अच्छे से उसको परफॉर्म कर सकते हो। टॉपिक नंबर 10 क्या है? ऑडिट अप्रोच। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको समझाया था, अपने पूरे सीए करिकुलम में, अपने पूरे नॉर्मल प्रैक्टिकल लाइफ में भी 3 अप्रोचेज होते हैं ऑडिट में: प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, रिपोर्टिंग। 3 अप्रोचेज हैं, 3 स्टेजेस हैं, 3 फेजेस हैं: प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, रिपोर्टिंग, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, रिपोर्टिंग, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, रिपोर्टिंग। ये ध्यान रखिए, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, रिपोर्टिंग, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, रिपोर्टिंग। तो सर यहाँ तो 4 बॉक्सेस बने हैं, तो ध्यान रखिए, रिस्क असेसमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग ये प्लानिंग में आता है, रिस्क असेसमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग ये प्लानिंग में आता है। फिर टेस्टिंग फॉर ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ये आता है एग्जीक्यूशन में, और रिपोर्टिंग तो रिपोर्टिंग में आता ही है। तो ध्यान रखिए, पहले और दूसरे कॉलम्स को आप प्लानिंग स्टेज मानिए, और टेस्टिंग को एग्जीक्यूशन स्टेज, और रिपोर्टिंग को फाइनल स्टेज। समझते हैं इसको। रिस्क असेसमेंट कैसे करेंगे? सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे सिग्निफिकेंट अकाउंट्स एंड डिस्क्लोजर्स। हमको अंडरस्टैंडिंग लेनी है ना, रिस्क को असेस करना है, तो सबसे पहले सिग्निफिकेंट अकाउंट्स एंड डिस्क्लोजर्स आइडेंटिफाई करेंगे। वो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है? क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव कंसिडरेशन के हिसाब से। क्वांटिटेटिव मतलब अमाउंट में 10 लाख, 20 लाख, तो जो भी अकाउंट्स बड़े अमाउंट के हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे। या फिर क्वालिटेटिव कंसिडरेशन, क्वालिटेटिव मतलब जैसे लीगल एक्सपेंस अकाउंट है, एम्प्लॉय वेलफेयर अकाउंट है, तो इसमें आप भले 10,000 ही खर्चा कर रहे हो, 20,000 ही खर्चा कर रहे हो, बट ये क्वालिटेटिव कंसिडरेशंस हैं। हम ऐसे अकाउंट्स को भी आइडेंटिफाई करेंगे। तो अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करने के 2 पैरामीटर्स हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव नाम से क्लियर है, अमाउंट वाइज, और क्वालिटेटिव मतलब जैसे लीगल एक्सपेंस अकाउंट, एम्प्लॉय वेलफेयर अकाउंट, इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें, परक्यूजेट्स। फिर आपने जो भी अकाउंट आइडेंटिफाई किया, जैसे सेल्स, परचेज, फिर आप उसका असर्शंस के अंडरस्टैंडिंग लोगे, उसके असर्शंस को आप देखोगे। फिर देखोगे क्या क्या लाइकली सोर्सेज ऑफ मिसस्टेटमेंट हो सकता है। आप यहाँ पे सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ले रहे हो, आप यहाँ चेकिंग नहीं करो, मेरे पास समझिएगा, आप चेकिंग नहीं कर रहे हो, अंडरस्टैंडिंग ले रहे हो। तो आप देखोगे कि क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं मिसस्टेटमेंट के। फिर सेकंड कॉलम में अंडरस्टैंडिंग एंड इवैल्यूएशन, इसमें क्या है? फिर आपने जो अकाउंट आइडेंटिफाई किया, जैसे सेल, परचेज, आप उसका पूरा बिजनेस प्रोसेस फ्लो समझोगे कि कैसे सेल होती है। सेल होने के लिए पहले
आपको ऑर्डर्स मिलते हैं, फिर आप उसके लिए फिर आप कस्टमर का बैकग्राउंड चेक करते हो, फिर आप ऑर्डर प्रोसेस करते हो, फिर बिल बनाते हो, फिर 30 दिन बाद पेमेंट आता है। तो पूरा प्रोसेस हम समझेंगे और फिर रिस्क एंड कंट्रोल मैट्रिक्स बनवाएंगे। रिस्क एंड कंट्रोल मैट्रिक्स क्या होता है, हम देखेंगे कि एक सेल एरिया में क्या क्या रिस्क आ सकती है। फेक सेल्स रिकॉर्ड हो सकते हैं, अनऑथराइज सेल्स हो सकती है, सेल्स डबल रिकॉर्ड हो सकती है, या सेल्स रिकॉर्ड ही नहीं हो सकती है। तो ये सारे रिस्क आ सकते हैं। फिर हम देखेंगे क्लाइंट के पास इन सबको फेस करने के लिए क्या क्या कंट्रोल्स हैं, तो उसके हिसाब से फिर हम डिसीजन लेंगे कौन सा कंट्रोल्स अच्छा है, कौन सा कंट्रोल्स ख़राब है। तो कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए वॉक थ्रू करेंगे। थर्ड पॉइंट ये लिखा हुआ है, ठीक है। फिर थर्ड कॉलम पे टेस्टिंग फॉर ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, तो इसमें हम यहाँ पे टेस्ट करेंगे कि रिपोर्ट्स को टेस्ट करेंगे, सैम्पल टेस्टिंग करेंगे, कंट्रोल टेस्टिंग करेंगे, यहाँ पे टेस्टिंग करेंगे। रिपोर्टिंग में थोड़ा एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा ध्यान रखिएगा। रिपोर्टिंग में एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कंट्रोल डिफिशियंसीज को इवैल्यूएट करेंगे। सबसे पहले कंट्रोल डिफिशियंसीज को इवैल्यूएट करेंगे और उसमें देखेंगे कि जो कंट्रोल में कमियां आ रही हैं क्या वो सिग्निफिकेंट लेवल की है क्या। पहले कंट्रोल डिफिशियंसीज को इवैल्यूएट करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि जो डिफिशियंसी आ रही है वो कितनी सिग्निफिकेंट है। उसके बाद एक इंटरनल कंट्रोल मेमो बनाएंगे और मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करेंगे। एक इंटरनल कंट्रोल मेमो बनाएंगे और मैनेजमेंट या TCWG को कम्युनिकेट करेंगे रिगार्डिंग द सेम, और लास्ट में फिर अपनी रिपोर्ट दे देंगे। यहाँ पे एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा है। कंट्रोल डिफिशियंसी को इवैल्यूएट करेंगे, क्या वो सिग्निफिकेंट है, मटेरियल है, इमटेरियल है, और फिर एक कंट्रोल मेमो बनाएंगे। इंटरनल कंट्रोल मेमो मतलब एक तरीके से पूरा विवरण होगा उसमें कि इंटरनल कंट्रोल ख़राब है तो किस कदर ख़राब है, क्या वो सिग्निफिकेंट हैं, और क्या क्या आप रेमेडीज़, क्या क्या रेमेडियल एक्शंस आप ले सकते हो, कैसे कंट्रोल को अच्छा कर सकते हो, क्या क्या कंट्रोल फीचर्स आप लगा सकते हो, और लास्ट में फिर अपनी रिपोर्ट दे देंगे। तो ये सारे स्टेप्स हैं, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है डेटा एनालिटिक्स। तो देखिए डेटा एनालिटिक्स का क्या मतलब होता है। जब हम एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम रॉ डेटा, जब हम एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम रॉ डेटा, इसी को बोलते हैं डेटा एनालिटिक्स। जब हम एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम रॉ डेटा, जैसे आपके फ़ोन के अंदर भी डेटा एनालिटिक्स है। कैसे? आपका फ़ोन आपको बताता है कि आज आपने कितने आवर्स का स्क्रीन टाइम किया। वो कैसे बताता है? रॉ डेटा को एक्यूमुलेट करता है और उससे एक मीनिंगफुल डेटा निकालता है। या फिर इस पूरे महीने आपने कितना डेटा कंज्यूम किया, कौन से ऐप में ज़्यादा डेटा यूज़ किया आपने। तो ये सारे डेटा एनालिटिक्स है, एक्सट्रैक्टिंग मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम रॉ डेटा। और जब यही डेटा एनालिटिक्स जब ऑडिटर लगाता है ऑडिट में, इसी को बोलते हैं कैट। जब यही डेटा एनालिटिक्स ऑडिटर लगाता है ऑडिट में, इसी को बोलते हैं कैट। कैट मतलब CAAT, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिटिंग टेक्निक्स। कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिटिंग टेक्निक्स। जब यही टूल्स या यही डेटा एनालिटिक्स जब ऑडिटर यूज़ करता है, इसी को बोलते हैं कैट, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिटिंग टेक्निक्स। अब डेटा एनालिटिक्स ऑडिटर कहाँ कहाँ यूज़ कर सकता है? फ्रॉड को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, सैम्पल्स को सिलेक्ट करने के लिए, कंप्लीटनेस को चेक करने के लिए, रीपरफॉर्मेंस रीकम्प्यूटेशन करने के लिए। तो ये सारे पॉइंट्स आप देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। देखिए मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखा है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। इसके ऑब्जेक्टिव्स भी सेम है, केयर्स। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है? केयर्स। C for compliance, A for adequacy of records, R for reliability, E for effectiveness and S for safeguarding of assets. इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, एक होता है इंटरनल कंट्रोल, एक होता है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। ठीक है, डिफरेंस मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखा है। लेकिन हाँ, जो नीचे पेज नंबर 63 में जो सेक्शंस है वो ध्यान रखिएगा। ये 4 सेक्शंस हैं, ये ध्यान रखिएगा, इस पे क्वेश्चन आता है। सेक्शन 134 सबसेक्शन 5 क्लॉज E, ये क्या बोलता है कि हर लिस्टेड कंपनीज में एक डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट बनता है। हर लिस्टेड कंपनीज में एक डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट बनता है। उसके तहत
डायरेक्टर को बताना पड़ेगा, मतलब डायरेक्टर को बोलना पड़ेगा उस डीआरएस में, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में कि उन्होंने इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल लगाया है और वो बाकायदा फॉलो हो रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, एक सेक्शन 134 सबसेक्शन 5 क्लॉज ये बोलता है कि हर लिस्टेड कंपनीज में डायरेक्टर को अपने डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में ये लिखना पड़ेगा कि उन्होंने इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल लगाया है और वो बाकायदा फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज आई। ऑडिटर को रिपोर्ट करना पड़ेगा क्या इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ढंग से ऑपरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे ऑडिटर को रिपोर्ट करना पड़ेगा क्या इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ढंग से ऑपरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बट ये सेक्शन 2-3 केसेस में अप्लाई नहीं होगा। 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी या फिर ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से या बोरोइंग्स 25 करोड़ से कम है। क्या एक्सेप्शन है? 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी या फिर ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से कम है और बोरिंग 25 करोड़ से कम है। अगला सेक्शन है सेक्शन 177 सबसेक्शन 4 क्लॉज 7। यहाँ पे हर ऑडिट कमेटी को इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स को इवैल्यूएट करना है और बस ठीक है, इवैल्यूएट ही करना है इसमें, ठीक है। फिर नेक्स्ट सेक्शन है लास्ट सेक्शन है सेक्शन 149 सबसेक्शन 8। यहाँ पे क्या बोल रहा है, जितने भी कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं उनको अपने आप को सेटिस्फाई करना है रिगार्डिंग द इंटीग्रिटी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, और ये भी सेटिस्फाई करना है कि जो फाइनेंशियल कंट्रोल्स हैं वो रॉबस्ट हैं एंड डिफेंसिबल हैं। सेक्शन 149 सबसेक्शन 8 बात करता है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को अपने आप को सेटिस्फाई करना है कि जितने भी कंट्रोल्स, फाइनेंशियल कंट्रोल्स हैं वो रॉबस्ट हैं और डिफेंसिबल हैं। तो इस 4 सेक्शन से ध्यान रखिएगा। फिर डॉक्यूमेंट करेंगे सारे रिस्क को, एसेस करेंगे, रिपोर्ट करेंगे, यही सारी बातें हैं। फिर नेक्स्ट आपका शुरू होता है 330 फैप। हमने जो भी रिस्क को आइडेंटिफाई किया है 315 में, हम उसको रिस्पॉन्स कर रहे हैं। 315 क्या था? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी। 330 क्या है? ऑडिटर्स रिस्पॉन्स टू रिस्क असेस्ड। यहाँ पे ऑडिटर रिस्पॉन्स करता है उसने जो भी रिस्क को असेस किया है, जो भी रिस्क को आइडेंटिफाई किया है 315 के हिसाब से। अब क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं फैप में? तो 2 ही हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स। फैप में 2 प्रोसीजर्स होते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स। सब्सटेंटिव में फर्दर 2 आते हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल्स और एनालिटिकल प्रोसीजर्स। सब्सटेंटिव में फर्दर 2 आते हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल्स और एनालिटिकल प्रोसीजर्स। एनालिटिकल प्रोसीजर्स चैप्टर नंबर 4 में आएगा। इसका स्टैंडर्ड है 520। टेस्ट ऑफ डिटेल्स क्या होता है? टेस्ट ऑफ डिटेल्स हम असर्शंस की चेकिंग करते हैं, और टेस्ट ऑफ कंट्रोल नाम से क्लियर है कि यहाँ पे हम कंट्रोल की इफेक्टिवनेस को चेक कर रहे हैं। जब ऑडिटर टेस्ट ऑफ कंट्रोल करता है तो ऑडिटर 2 बातें ध्यान रखता है या 2 बातों को कंसीडर करता है। जब ऑडिटर टेस्ट ऑफ कंट्रोल करता है तो ऑडिटर 2 बातों को कंसीडर करता है। पहला ऑडिटर उसकी इफेक्टिवनेस को चेक करता है। इफेक्टिवनेस को कैसे चेक करेगा? पहले देखेगा कि हाउ द कंट्रोल्स वर अप्लाइड, किस तरीके से कंट्रोल्स अप्लाई किए गए हैं। दूसरा, द कंसिस्टेंसी विथ विच दे वर अप्लाइड, क्या वो कंट्रोल्स कंसिस्टेंट थे। तीसरा, बाय हुम एंड बाय व्हाट मीन्स दे वर अप्लाइड, किसने और किन तरीकों से उसको अप्लाई किया गया है। तो ऑडिटर यहाँ पे 3 बातें चेक करता है ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए। कंट्रोल्स कैसे अप्लाई किए गए थे, क्या वो कंट्रोल्स कंसिस्टेंट थे, और तीसरा, किसने और किन तरीक़ों से वो अप्लाई किए गए थे। दूसरा, ऑडिटर ये भी देखता है क्या जो कंट्रोल्स ऑपरेट हो रहे हैं क्या वो किसी सप्लीमेंट्री कंट्रोल पे डिपेंडेंट है, किसी इनडायरेक्ट कंट्रोल पे डिपेंडेंट है। मतलब क्या एक कंट्रोल दूसरे कंट्रोल पे डिपेंडेंट है, और अगर ऐसा है तो ऑडिटर दूसरे कंट्रोल की भी अंडरस्टैंडिंग लेगा। तो जब ऑडिटर टेस्ट ऑफ कंट्रोल करता है तो 2 बातें कंसीडर करता है, 2 बातें चेक करता है, 2 बातें सेटिस्फाई करता है। पहला, ऑडिटर ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को चेक करेगा। कैसे? 3 बातें हैं, हाउ द कंट्रोल्स वर अप्लाइड, क्या वो कंसिस्टेंट थे और किसने और किन तरीकों से उसको अप्लाई किया गया। दूसरा पॉइंट है, बी पॉइंट है कि अगर पहला कंट्रोल
किसी दूसरे कंट्रोल पे डिपेंडेंट है तो ऑडिटर दूसरे कंट्रोल की भी अंडरस्टैंडिंग लेगा और उसकी भी इफेक्टिवनेस को चेक करेगा। टाइमिंग ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल, तो देखिए टाइमिंग किसी पर्टिकुलर टाइम पे भी हो सकता है या थ्रू आउट दी पीरियड हो सकता है। हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल किसी स्पेसिफिक टाइम पे भी कर सकते हैं या थ्रू आउट दी पीरियड कर सकते हैं। फिर एक टॉपिक है यूजिंग दी एविडेंस ऑब्टेन इन प्रीवियस ऑडिट। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि मान लीजिए लास्ट ईयर मैं ऑडिटर था और लास्ट ईयर मैंने टेस्ट ऑफ कंट्रोल किया था, तो क्या मैं उसका एविडेंस यूज़ कर सकता हूँ? आप कर सकते हो, बट बीच में आपका 1 साल लैप्स हो गया ना, बीच में आपका 1 साल लैप्स हो गया, तो उस 1 साल में जो जो चीज़ें हुई हैं, उस 1 साल में जो जो चीज़ें हुई हैं आप उसकी अंडरस्टैंडिंग ले लो। जैसे उस 1 साल में आप देख लो कि कंट्रोल की इफेक्टिवनेस चेंज हुई है क्या, जनरल आईटी कंट्रोल्स कैसा है, कोई चेंज हुआ है क्या, तो ये सब चीज़ें आप एक बार देख लो। ठीक है, आप रिलाय कर सकते हो, बट जो 1 साल आपका लैप्स हो गया ना, तो उस 1 साल में जो जो चीज़ें हुई हैं वो आप कंफर्म कर लो एक बार। बाकी यही सारी बातें लिखी हुई हैं, आप पढ़ लीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पे ये चैप्टर मेरे एंड से पूरा रिवाइज हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो चैप्टर 3 यहाँ पे मेरा एंड होता है। कोई डाउट हो पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट जो ऑडियो बनेगा वो बनेगा चैप्टर नंबर 7 से। नेक्स्ट जो ऑडियो रिवीजन बनेगा वो बनेगा चैप्टर नंबर 7, उसमें भी कई सारे स्टैंडर्ड्स हैं। चलिए, होपफुली आपने इन्जॉय किया होगा और आपको चीज़ें याद आ रही होंगी। देखिए, मेरा काम है रिवाइज़ कराना। ठीक है, आप प्लीज़ इसको ये मत सोचिएगा कि मैं पढ़ा ही नहीं हूँ चैप्टर और मैं सिर्फ ऑडियो सुन लूँ तो मेरा हो जाएगा। नहीं होगा आपका, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। आपको पहले पढ़ना पड़ेगा, फिर ऑडियो सुनना पड़ेगा। चलिए, थैंक यू।